गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम पंखुरी कक्कड़ है एंड स्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज की तरफ से मैं आज आपके लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है आइटम एनालिसिस। मैंने अपने लास्ट टॉपिक में आपको आइटम राइटिंग एंड आइटम ट्राई आउट के बारे में बताया था। उसी का नेक्स्ट स्टेप है आइटम एनालिसिस। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आइटम एनालिसिस यूजीसी नेट एग्जाम्स या जितने भी गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा डिफिकल्ट है। बच्चे इसमें फंसते हैं क्योंकि इसके अंदर जो टर्म्स है जैसे आइटम डिस्क्रिमिनेशन, डिफिकल्टी, वो थोड़ा समझना मुश्किल होता है। बट अगेन मैं हूं यहाँ पर आपको सब एक्सप्लेन करने के लिए इजिली, एंड इस पीपीटी की मदद से, इस वीडियो की मदद से आपको बहुत अच्छी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आइटम एनालिसिस की जरूर हो जाएगी। चलिए हम आगे शुरू करते हैं। आइटम एनालिसिस यानी कि शार्पनिंग योर असेसमेंट। देखिए, अपने असेसमेंट को शार्प करना यानी कि और फाइन करना, निखारना, उन्हें सही करना, ये आइटम एनालिसिस का काम है। आइटम एनालिसिस, एनालिसिस मतलब विश्लेषण करना हिंदी में, ठीक है। यूजिंग डेटा टू बिल्ड बेटर टेस्ट। हम अपने डेटा का इस्तेमाल करेंगे और उसको इस तरह से रिफाइन करेंगे, इस तरह से निखारेंगे कि हमारा टेस्ट बहुत ही अच्छा टेस्ट बनकर निकले। अब इसका उद्देश्य क्या है? आइटम एनालिसिस टर्न्स रॉ रिस्पॉन्सेज इनटू एक्शनेबल इंसाइट्स अबाउट टेस्ट क्वालिटी। जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो हमारे पास रॉ डेटा होता है। रॉ डेटा मतलब वो सिंपली नंबर्स होते हैं, उनका कोई मीनिंग नहीं होता। तो आइटम एनालिसिस के दौरान हम उन रॉ डेटा को मीनिंग देते हैं, उनको मीनिंग प्रोवाइड कराते हैं। तो उनको जब मीनिंग प्रोवाइड किया जाता है तब जाके वो एक टेस्ट का पूरा फॉर्मेट बनता है हमारा, और तभी हम उसी के बेसिस पर आगे अपना नॉर्म्स और ये सब बना सकते हैं। नॉर्म्स, रूल्स, जो भी हमें आगे कंस्ट्रक्ट करना हो वो हम बना सकते हैं। आइटम एनालिसिस है क्या? आइटम एनालिसिस इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। देखिए, सिस्टमैटिक प्रोसेस है यूज्ड टू इवैल्यूएट द क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंडिविजुअल टेस्ट आइटम्स और क्वेश्चन। देखिए, आपके जो इंडिविजुअल टेस्ट आइटम्स है, अलग अलग आइटम्स होते हैं एक टेस्ट में, उसकी क्वालिटी को जांचना कि वो आइटम क्या वाकई में अच्छा आइटम है, कि वो आइटम जो है उसको कितने लोग कर पा रहे हैं, कितने लोग समझ पा रहे हैं, उसकी क्वालिटी जानना, ठीक है। This powerful technique helps educators and test developers to determine how well each item measures what it is supposed to measure. देखिए, हम कोई भी टेस्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं, सपोज पर्सनालिटी का करा, इंटेलिजेंस का करा, तो उसमें हमें उस आइटम में ये होना चाहिए कि वो वही चीज मेजर करे जिस नाम का वो टेस्ट है, जिस काम के लिए वो टेस्ट बनाया गया है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैंने पर्सनालिटी का टेस्ट बनाया है तो वो सारे आइटम, सारे क्वेश्चंस, सारे स्टेटमेंट्स सिर्फ और सिर्फ पर्सनालिटी को ही मेजर करने चाहिए और किसी और ट्रेट को नहीं मेजर करने चाहिए। By examining students' responses at item level, we can identify strengths and weaknesses in our assessment. अब एक बात जानिए कि जब हम क्वेश्चनर जो है वो देंगे सबको, हर बच्चे को, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, तो जिस तरह से वो लोग रिस्पॉन्स करेंगे, हर क्वेश्चन के आगे रिस्पॉन्स करेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि इस आइटम की क्वालिटी क्या है, क्या ये वाकई में सही आइटम है या खराब आइटम है। खराब आइटम से मेरा ये मतलब है कि देखिए, खराब आइटम ना इस तरह से होगा, सपोज आपने लैंग्वेज अगर उसकी डिफिकल्ट कर रखी है ना, तो बच्चों को समझ नहीं आएगा वो आइटम, तो क्या हो सकता है कि वो लोग उस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं या फिर उसका आंसर कुछ गलत दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है, इससे आपको पता चलेगा, जितने आपके पास रिस्पॉन्सेज आएंगे आइटम्स के लिए, हर आइटम का आपको जब रिस्पॉन्स पता चलेगा तब आपको समझ में आएगा कि कौन सा आइटम हमारे लिए सही है और कौन सा आइटम हमारे लिए गलत है। सही और गलत से मेरा मतलब ये है कि कौन से आइटम्स को हमें अपनी रिसर्च में, अपने टेस्ट में फाइनल रखना है और कौन से गलत आइटम्स को हमें रिमूव करना है। आइटम एनालिसिस का यही काम होता है। ये क्या आंसर करता है? इज दिस आइटम डूइंग इट्स जॉब? क्या ये आइटम अपना काम कर रहा है, यानी कि जो ये इसको मेजर करना है वही मेजर कर रहा है।
अब आइटम एनालिसिस हमें कैसे हेल्प करता है, हम क्योंकि हम टेस्ट डेवलपर्स हैं, रिसर्चर्स टेस्ट डेवलपर्स हैं। विच आइटम्स टू कीप, कौन से आइटम्स रखने हैं, कौन से आइटम्स रिवाइज करने हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि हमने जो आइटम बनाया है उसमें हो सकता है थोड़ी ग्रामेटिकल एरर हो या थोड़ा सा सेंटेंस जो है सही से नहीं बना हो, तो उसको रिवाइज कर देना या थोड़ा चेंज कर देना। और कौन से आइटम्स आपको डिस्कार्ड करने हैं, यानी कि रिमूव करना, हटाना। ठीक है, इसके दो मेन फोकसेस होते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसमें आपके नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है, हम हर टेस्ट आइटम के अगेंस्ट एक नंबर असाइन करते हैं। जैसे अगर इस टेस्ट आइटम में आपने यस रिस्पॉन्स किया तो 1 मार्क होगा आपका, और अगर नो किया तो 0 मार्क होगा। तो ये होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और क्वालिटेटिव क्या होता है, एक्सपर्ट रिव्यू ऑफ कंटेंट, मतलब जो भी कंटेंट हमें मिला है वो हम अपने किसी एक्सपर्ट से रिव्यू करवाएं। ठीक है, यूज्ड इन साइकोलॉजिकल टेस्ट, एजुकेशनल असेसमेंट एंड सर्वेज। कहाँ कहाँ यूज होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट में, सर्वेज में और एजुकेशनल असेसमेंट में यूज किया जाता है। आइटम एनालिसिस इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इट इंश्योर्स ईच आइटम कंट्रीब्यूट्स मीनिंगफुली टू द टेस्ट। हर आइटम को हम ये चाहेंगे कि उसका मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन हो। कोई भी आइटम ऐसा ना हो कि जिसका मतलब कोई भी मीनिंग ना निकले और वो बेकार आइटम हो। हम तो चाहते ही नहीं ना कि हमारे टेस्ट में बेकार आइटम निकले। तो ये चीज है। इंक्रीज ओवरऑल टेस्ट रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। अगर हमने आइटम एनालिसिस सही तरीके से किया है तो हमारा टेस्ट रिलायबल भी माना जाएगा और वैलिड भी माना जाएगा। सेव्स टाइम एंड रिसोर्सेज इन फ्यूचर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हमने एक बार सही तरीके से अच्छे से लग के आइटम एनालिसिस कर लिया तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम कोई टेस्ट कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हम उन गलतियों का अपना दिमाग में रखेंगे कि हमने पहले क्या गलतियां करी थी। तो नेक्स्ट टाइम हमारा टाइम जो है बचेगा जब हम एक कोई और नया टेस्ट बनाएंगे। हेल्प्स एलिमिनेट बायस्ड और अनफेयर आइटम। जो भी ऐसे आइटम्स हैं जो कि एक भेदभाव क्रिएट कर रहे हैं, सपोज करिए कोई एक ऐसा आइटम है जो एक सिंगल कम्युनिटी को ही सूट करता है, सपोज करिए हिंदूज को ही सूट करता है, बट आप तो अपनी पॉपुलेशन से कराएंगे ना, पॉपुलेशन में तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग हैं। तो ऐसा कोई आइटम नहीं होना चाहिए जो कि भेदभाव क्रिएट करे, और कोई भी अनफेयर आइटम नहीं होना चाहिए। समझ गए? फिर इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या है? The SAT and GRE use item analysis after every administration to refine future versions. SAT भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, GRE भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपका नेट सेट सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो सोचिए जब ये लोग हम लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो ये लोग भी आइटम एनालिसिस करते हैं कि कहीं बच्चों को इतना आसान भी टेस्ट ना मिल जाए कि सब लोग ही कट ऑफ पार कर जाएं। आपने देखा होगा कट ऑफ किस तरह से निकाली जाती है। तो ये कैसे करते हैं ये लोग, जो भी हमारा एग्जाम क्रिएट करते हैं, जो भी हमारा टेस्ट बनाते हैं, आइटम एनालिसिस के बेसिस पर ही किया जाता है। अगर आइटम एनालिसिस नहीं होगा तो क्या होगा? टेस्ट में इंक्लूड आइटम्स दैट आर टू इजी, टू हार्ड और मिसलीडिंग। अगर आइटम एनालिसिस सही से नहीं किया गया तो क्या होगा? क्या पता नेट का क्वेश्चन पेपर बहुत इजी है या नेट का क्वेश्चन पेपर इतना डिफिकल्ट है कि कोई भी कट ऑफ तो क्या कट ऑफ के आसपास भी ना हो। समझे? और मिसलीडिंग का क्या मतलब है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आंसर ना डायरेक्टली छुपा हुआ होता है, तो बच्चे समझ जाते हैं कि अरे ये तो क्वेश्चन के अंदर ही आंसर लिखा हुआ है, तो वो लोग टिक कर देंगे उस आंसर को। तो वो मिसलीडिंग क्वेश्चन का एग्जाम्पल है। अब आइटम एनालिसिस में की कंपोनेंट्स, की मैट्रिक्स क्या क्या होते हैं? 3 essential measures reveal the quality of your test item. आपकी क्वालिटी जानने, आपकी टेस्ट की क्वालिटी जानने के लिए 3 सबसे इंपॉर्टेंट मेजर्स होते हैं। सबसे पहला क्या है? आइटम डिफिकल्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइटम डिफिकल्टी, आइटम डिस्क्रिमिनेशन। अगर आप समझ गए, आप इसके क्वेश्चंस में नेट या सेट के जो भी एग्जाम्स है कभी नहीं अटकेंगे। आइटम डिफिकल्टी होता है द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु आंसर्ड द आइटम करेक्टली। जितने बच्चों ने उस आइटम का आंसर सही किया है, करेक्टली आंसर दिया है। दिस मेट्रिक हेल्प्स आइडेंटिफाई इफ एन आइटम इज टू इजी, टू हार्ड और जस्ट राइट फॉर योर स्टूडेंट पॉपुलेशन। अब इससे पता चलता है, आइटम डिफिकल्टी नाम ही यही है, तो इससे यही पता चलेगा कि क्या आपका आइटम बहुत आसान है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ये पता चलेगा। अब सपोज कीजिए एक आइटम मैंने बनाया
उस पे सब बच्चों ने सही आंसर दिया है, इसका मतलब वो आइटम बहुत आसान था। लेकिन अगर उसी आइटम पे सिर्फ कुछ बच्चों ने ही सही आंसर दिया है ना, तो वो आइटम काफी हार्ड था। समझ रहे हैं? मतलब हमारी एवरेज पॉपुलेशन नहीं बैठ रही है, या तो बहुत इजी है कि सब लोग कर पा रहे हैं, या बहुत हार्ड है कि बस एक दो ही लोग कर पा रहे हैं। तो इतना नहीं होना चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर आता है आइटम डिस्क्रिमिनेशन। हाउ इफेक्टिवली एन आइटम सेपरेट्स हाई स्कोरिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम लो स्कोरिंग स्टूडेंट्स। देखिए, हमारी पॉपुलेशन में दोनों तरीके के लोग होते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, जो इजीली टेस्ट कर लेंगे, और ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें टेस्ट हो सकता है समझ में ना आए, तो उनका स्कोर कम होगा। आइटम डिस्क्रिमिनेशन इन दोनों के बीच में, इन दोनों को सेपरेट करता है, अलग करता है कि कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें हाई स्कोर कर रहे हैं और कौन से स्टूडेंट्स लो स्कोर कर रहे हैं, दोनों में फर्क। समझ रहे हैं? अगर एक आइटम को सपोज करिए कि अगर एक आइटम जो है कि वो हाई स्कोरिंग इंडिविजुअल भी सही कर रहा है, लो स्कोरिंग भी इंडिविजुअल सही कर रहा है ना, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा हाई स्कोरिंग है, कौन सा लो स्कोरिंग है? ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, पता चलना चाहिए। इसको आगे हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। हाई डिस्क्रिमिनेशन इंडिकेट्स द आइटम इफेक्टिवली मेजर्स अंडरस्टैंडिंग। देखिए, डिस्क्रिमिनेशन हाई होनी चाहिए, है ना, मतलब कि हम अलग कर पाए, सेपरेट कर पाए कि कौन से बच्चे जो हैं वो हाई स्कोर कर रहे हैं, कौन से लो स्कोर कर रहे हैं। फिर एक आता है आपका डिस्ट्रैक्टर एनालिसिस। एग्जामिन्स द परफॉर्मेंस ऑफ इनकरेक्ट ऑप्शंस टू एंश्योर दे आर प्लॉजिबल येट क्लियरली रॉन्ग फॉर स्टूडेंट्स हु हैव मास्टर्ड द कंटेंट। डिस्ट्रैक्टर एनालिसिस का आप ऐसे समझिए कि कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं आपके आइटम में जो कि आपको थोड़ा सा ना कंफ्यूज कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो बच्चों को कंटेंट इजीली आता होगा, समझ में आता होगा, वो फिर भी उस आइटम को करेक्टली समझ पाएंगे और करेक्टली आंसर कर पाएंगे। तो ये डिस्ट्रैक्टर एनालिसिस नाम से ही समझ आ रहा है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए। जिन लोगों ने नेट दिया है वो लोग समझते होंगे कि हमें कितना कभी कभी लगता है कि अरे चारों ऑप्शन सेम लग रहे हैं, किसका आंसर दे, तो वो चीज होती है डिस्ट्रैक्टर एनालिसिस। आइटम डिफिकल्टी क्या है? इज इट टू इजी और टू हार्ड? ये यही मेजर करता है, या तो आइटम बहुत आसान है या फिर आइटम बहुत हार्ड है। आइटम डिफिकल्टी इज कैलकुलेटेड एट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु आंसर्ड करेक्टली। कितने बच्चों ने सही आंसर दिया, उसकी परसेंटेज। This straightforward metric provides immediate insight into whether an item is appropriately challenging. देखिए, आइटम आपको इस तरीके का बनाना चाहिए जो कि ना तो बहुत ज्यादा आसान हो ना बहुत ज्यादा हार्ड हो, मीडियम लेवल का बनाना चाहिए। अब इजी आइटम क्या होते हैं? अगर 80% से ज्यादा बच्चों ने सही किया है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 80% करेक्ट रिस्पॉन्सेस। मॉडरेट आइटम कौन सा होगा? जो आएंगे बच्चे 30 से 80% के बीच में बच्चे आ रहे हैं, तो वो मॉडरेट आइटम होगा। और डिफिकल्ट आइटम वो होगा कि आपके 30%, 30% से भी कम बच्चे उस आइटम को करेक्ट कर पा रहे हैं, तो वो डिफिकल्ट आइटम्स में आएगा। Items that are too easy or too difficult may fail to effectively discriminate between students who have mastered the content and those who haven't. देखिए, ये इजी और डिफिकल्ट वाला हमें हटा के हमें अपना मॉडरेट लेवल में अपना आइटम बनाना है कि वो मॉडरेट लेवल का हो कि कम से कम 30 से लेके 80% के बच्चे जो कि एवरेज में आते हैं वो इसे करेक्ट कर पाए। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्सेज, जितने भी करेक्ट रिस्पॉन्सेज हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स। जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, सपोज करिए 100 सब्जेक्ट्स हैं और उनमें से कितने लोगों ने उसे करेक्ट किया? 80 लोगों ने करेक्ट किया। 80, 70 जो भी आपको लेना है उसको ले लीजिए एंड डिवाइड कर लीजिए 100 से, क्योंकि आपके रिस्पोंडेंट 100 है, 100 है, 200 है, जितने भी हैं आपको उससे डिवाइड करना है। आइडियल रेंज इसकी 0.30 से 0.70 होती है, जो कि आपका आंसर निकल के आएगा डिवाइड करने पे, तो वो 0.30 से लेकर 0.70 के बीच में आना चाहिए, तभी आपका आइटम डिफिकल्टी लेवल सही माना जाएगा। एग्जाम्पल क्या है? इन अ मेमोरी टेस्ट, इफ 80 out of 100 people answered item 3 correctly, P is equal to 0.80, यानी कि टू इजी। अब देखिए, एक मेमोरी टेस्ट में 100 में से 80 बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेक्ट किया है,
तो आप कैसे करेंगे डिवाइड, 80 अपॉन 100 है ना, तो क्या निकल के आई पी वैल्यू 0.80, यानी कि ये किस कैटेगरी में आ रहा है कि ये आइटम बहुत ज्यादा आसान है, तो आपको इसे रिमूव करने की जरूरत है। अब आइटम डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, सेपरेटिंग द लर्नर्स। आपको लर्नर्स में फर्क आप कैसे करोगे कि कौन सा अच्छा लर्नर है, कौन सा बेकार लर्नर है, कि किसको समझ नहीं आ रहा है, किसको ज्यादा समझ आ रहा है। डेफिनेशन क्या है इसकी, कंपेयर्स परफॉर्मेंस ऑफ हाई स्कोरिंग स्टूडेंट्स वर्सेस लो स्कोरिंग स्टूडेंट्स। हम परफॉर्मेंस कंपेयर करते हैं डिस्क्रिमिनेशन में कि हाई स्कोरिंग वालों का कितना स्कोर आ रहा है, लो स्कोरिंग वालों का कितना स्कोर आ रहा है। कैलकुलेशन कैसे की जाती है, हाई स्कोरर्स करेक्ट माइनस लो स्कोरर्स करेक्ट। जितने हाई स्कोरर्स ने उस आइटम को सही किया है माइनस करिए जितने लो स्कोरर्स ने उस आइटम को सही किया है, एंड डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन ग्रुप। अब अपर ग्रुप है टॉप 27%, लोअर ग्रुप है टॉप 27% ऑफ स्कोर, सॉरी बॉटम 27% ऑफ स्कोरर्स। ठीक है, आप ऐसे समझिए कि सपोज करिए मेरे 5-10 बच्चे हैं जिन्होंने हाई स्कोर करा है और उसी आंसर को करेक्ट करा है, और कम से कम 10-15 बच्चे ऐसे हैं जो लो स्कोरर्स हैं जिनके मार्क्स तो कम है बट उस पर्टिकुलर आइटम पे उन्होंने भी सही आंसर दिया। ये इसका डिफरेंस डिवाइड करेंगे आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से। अगर डिस्क्रिमिनेशन 0.40 से 0.40 या उसके ऊपर आया तो एक्सीलेंट डिस्क्रिमिनेशन है। आप ये देख रहे हैं 0.40 इसका जो एक लेवल सेट किया गया है 0.40 या उससे ऊपर, तो डिस्क्रिमिनेशन आपका एक्सीलेंट है। 0.30 से 0.39 तक डिस्क्रिमिनेशन गुड है। 0.20 से 0.29 तक डिस्क्रिमिनेशन मार्जिनल है, यानी कि आपको उस आइटम को रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि अब देखिए ये जितना वैल्यू नीचे जाती जाएगी उतना डिस्क्रिमिनेशन खराब होता जाएगा। और आइटम एनालिसिस में अभी हमने पीछे देखा था कि डिस्क्रिमिनेशन हाई होना चाहिए, उसकी वैल्यू हाई होनी चाहिए ना कि लो। डी अगर बिलो 0.19 है तो बिल्कुल पुअर है, पुअर आइटम है, यानी कि उस आइटम को बिल्कुल हटा दीजिए अपने टेस्ट में से। और डी अगर नेगेटिव है तो वेरी प्रॉब्लमैटिक, यानी कि अगर हाई स्कोरर्स वाले बच्चे कम है और लो स्कोरर्स वाले ज्यादा हैं तो ऑब्वियसली आपका नेगेटिव में आंसर आएगा, तो वो तो बहुत ही प्रॉब्लमैटिक होता है। एग्जाम्पल देखिए, इफ 80% ऑफ टॉप ग्रुप एंड 40% ऑफ द बॉटम ग्रुप गॉट आइटम 5 करेक्ट, तो डी क्या आएगा 0.80 माइनस 0.40 यानी कि 0.40, तो ये एक्सीलेंट है। ठीक है, टॉप ग्रुप के 80% लोग और बॉटम ग्रुप के 40% लोग, इस तरीके से लिया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल था ये आपका। Watch for negative discrimination when low scoring students perform better on an item। देखिए नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन कब होता है, जब लो स्कोरिंग स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स जिनके ऑलरेडी कम मार्क्स हैं, वो लोग ज्यादा हो, उन्होंने ज्यादा करेक्ट रिस्पॉन्स किया हो उस पर्टिकुलर आइटम पे देन हाई स्कोरिंग इंडिविजुअल। मतलब हाई स्कोरिंग वाले जिनके अच्छे हैं ऑलरेडी स्कोर, उन्होंने तो वो आइटम गलत कर दिया, और लो स्कोरिंग स्टूडेंट्स जो है जिनके ऑलरेडी कम स्कोर आ रहा है उन्होंने उस पर्टिकुलर आइटम को करेक्ट कर दिया, तो ये नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी, इसका हमें ध्यान रखना है। डिस्ट्रैक्टर एनालिसिस क्या होता है, द पावर ऑफ रॉन्ग आंसर्स। रॉन्ग आंसर्स कितने पावरफुल हो सकते हैं, अब आप देखिए। इफेक्टिव डिस्ट्रैक्टर्स आर क्रूशियल फॉर क्रिएटिंग क्वालिटी टेस्ट आइटम्स। अगर हम डिस्ट्रैक्टर्स हमारे अच्छे हो तो हमारा टेस्ट जो है एक अच्छा माना जाएगा। They should appeal to students who haven't mastered the content while clearly appearing incorrect to those who have। अब जिनको जो नेट में पढ़ के आए हैं, जो एग्जाम दे रहे हैं, वो समझ जाएंगे कि यार ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये आंसर्स जो हैं ऑप्शंस जो दे रखे हैं वो गलत ही है, हमें पता है कौन सा ऑप्शन सही है। लेकिन जो बच्चे नेट की पढ़ाई नहीं करके आए और सिंपली आके एग्जाम देने बैठ गए, उनको वो जो ऑप्शंस होंगे डिस्ट्रैक्ट करेंगे, वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये आंसर है ये आंसर है, मुझे ए लग रहा है, नहीं बी लग रहा है, बट सी भी लग रहा है मुझे। तो ये होता है डिस्ट्रैक्टर एनालिसिस। हाउ टू एनालाइज, कंपेयर हाउ मेनी हाई स्कोरर्स वर्सेस लो स्कोरर चूज ईच इनकरेक्ट ऑप्शन। हम ये कंपेयर करते हैं कि कितने हाई स्कोरर्स ने और कितने लो स्कोरर्स ने इनकरेक्ट ऑप्शन चूज किया है।
भाई अगर तुम हाई स्कोरर हो तो ऐसा तो नहीं है ना बेटा कि आप बिल्कुल ही सब कुछ करेक्ट करोगे, कुछ ऑप्शंस, कुछ क्वेश्चन तो आप भी गलत करेंगे ही करेंगे। तो वो आपको देखना है कि कौन सा इनकरेक्ट रिस्पॉन्स चूज किया गया है। Ensure distractors are plausible but clearly wrong for knowledgeable students. तो knowledgeable students के लिए बिल्कुल गलत होने चाहिए वो आइटम्स। समझ, इसका मतलब यही है कि हाई स्कोरर वालों को पता होना चाहिए, एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा आइटम रॉन्ग है। रिमूव और रिवाइज डिस्ट्रैक्टर्स दैट हाई स्कोरर्स फ्रीक्वेंटली सेलेक्ट। जो भी हाई स्कोरर्स हैं वो अगर रॉन्ग आइटम सेलेक्ट कर रहे हैं बार बार, तो उन्हें आपको रिफाइन करना चाहिए या रिमूव करना चाहिए। अब हम सबको साथ में रख के देखते हैं, पुटिंग इट ऑल टुगेदर, मेकिंग डिसीजंस। हाई डिफिकल्टी, हाई डिस्क्रिमिनेशन। अगर डिफिकल्टी हाई है और डिस्क्रिमिनेशन भी हाई है तो ऐसा आइटम क्या कहलाएगा? गुड आइटम दैट्स एप्रोप्रिएटली चैलेंजिंग फॉर एडवांस स्टूडेंट्स। कंसिडर कीपिंग बट मॉनिटर इफ टू मेनी स्टूडेंट्स स्ट्रगल। देखिए डिफिकल्टी ज्यादा है बट इतनी भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि काफी सारे बच्चे फंस जाएं। ठीक है, आइटम तो सही है यानी कि गुड है, बट हमें चेक करना पड़ेगा, लगातार मॉनिटर करना पड़ेगा कि काफी सारे बच्चे स्ट्रगल तो नहीं कर रहे। फिर मीडियम डिफिकल्टी, हाई डिस्क्रिमिनेशन, ये सबसे बढ़िया आइटम होता है, यानी कि आइडियल आइटम कि मीडियम डिफिकल्टी हो और डिस्क्रिमिनेशन हाई हो। परफेक्टली बैलेंस्ड चैलेंज द इफेक्टिवली सेपरेट लर्नर्स, डेफिनेटली रिटेन फॉर फ्यूचर यूज, कि मतलब ये चैलेंजिंग भी होता है उतना ही और लर्नर्स को सेपरेट भी करता है कि कौन सा लर्नर अच्छा है, कौन सा लर्नर बेकार है। अगर डिफिकल्टी कम हुई, लो डिफिकल्टी, हाई डिस्क्रिमिनेशन, तो ये भी एक अच्छा आइटम माना जाएगा। That is accessible to most students. Consider if it is too easy. अगर डिफिकल्टी आपकी कम है तो ये चेक करना कि इतनी भी कम नहीं होनी चाहिए कि सारे बच्चे उसका आंसर दे पा रहे हैं आसानी से, नहीं तो वो टू इजी हो जाएगा। लो डिस्क्रिमिनेशन, एनी डिफिकल्टी, प्रॉब्लमैटिक आइटम, मतलब डिफिकल्टी भी आपकी कम है, आइटम डिफिकल्टी भी कम है और डिस्क्रिमिनेशन भी कम है, तो ये काफी प्रॉब्लमैटिक आइटम है जिसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा या फिर रिमूव करना पड़ेगा। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस यही है कि आप रिवाइज करिए अपने आइटम्स को, जैसा भी आपको लग रहा है मॉडिफाई कीजिए या फिर आप रिमूव कीजिए, जो भी खराब आइटम है उनको रिमूव कीजिए। रिटेन करिए उन आइटम्स को जो सही आइटम्स है, अच्छे आइटम्स है। रिटेन करना मतलब रखना। और कंस्ट्रक्ट, अप्लाई इनसाइट्स टू राइट बेटर आइटम्स, कि यानी कि आप अपनी इन गलतियों से सीख कर नेक्स्ट टाइम सही तरीके से अपने टेस्ट के लिए अच्छे आइटम कंस्ट्रक्ट करें, यानी कि बनाएं। आइटम एनालिसिस योर की टू बेटर असेसमेंट, एनहांस वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। अब आइटम एनालिसिस क्या करता है? वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को एनहांस करता है। Improve instructional clarity, gain insight into student understanding and adjust teaching strategies accordingly. अब ये हेल्प करेगा स्टूडेंट्स की इंस्ट्रक्शंस सही से समझ जाएं और एडजस्ट टीचिंग स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंगली, कि हम किस तरह से अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज प्रॉपर्ली अप्लाई कर सकते हैं। बिल्ड इफेक्टिव टेस्ट, बहुत अच्छे टेस्ट इससे बन सकते हैं अगर हम तरीके से स्टेप बाय स्टेप आइटम एनालिसिस को फॉलो करें। स्टार्ट एनालाइजिंग योर टेस्ट आइटम्स टुडे, तो ये एक इसकी टैगलाइन है कि आज ही अपने जो भी आप टेस्ट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसके आइटम्स को एनालाइज करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।